ये है JJ न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मालेगांव मध्य क्षेत्र के आमदार आसिफ शेख को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद आसिफ शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर की अपनी प्रतिक्रिया। आसिफ शेख ने कहा कि FIR दाखिल हो चुकी है। 16 फरवरी दोपहर 3 बजे तक अगर आरोपी को अटक नहीं किया गया तो किया जाएगा एहतजाज। जान से मार देने की धमकी जो मुझे दी गई कि मुंबई के अंदर तू आता है, देखो सरकार की कौन सी पुलिस एजेंसी बचा सकती है, इसमें दम है। यानी मुझे जान से मारने की अगर कोई धमकी देता है और वो ये भी चैलेंज करता है साथ में कि देश की कोई भी एजेंसी बचा नहीं सकती, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे धमकी देने के आड़ में ये देश की पुलिस और राज्य की पुलिस को भी ये धमकी है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं मुंबई आते जाता रहता हूँ, काम करता हूँ और विचार की लड़ाई लड़ता हूँ, गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर इसके पीछे का रीज़न क्या है कि विद्यमान आमदार को अगर धमकी दी जाती है क्योंकि मुंबई आते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ ऐसा है कि अब चौकसी पुलिस ने करना चाहिए। मैं पुलिस को निवेदन देने वाला हूँ, पुलिस ने चौकसी करना चाहिए कि आचार्य और मच्छिंद्र सिड़के के पीछे कौन सी जातिवादी संगठन का हाथ है। आज उर्दू मीडिया सेंटर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने लिया, उसकी वजह ये थी कि 9 तारीख को सनातन यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे जान से मारने की धमकी और मुझे दहशतगर्द बोला गया और धमकी दी गई और गाय का कत्ल मेरी सरपरस्ती के अंदर, मेरे नेतृत्व के अंदर होता है, इस तरीके के इल्ज़ामात मुझ पर लगाए गए। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि इस मुल्क का कानून है कि गाय का कोई भी कत्ल नहीं होना चाहिए। उसका पालन पूरे मुल्क के हिंदू मुसलमान सब मिलकर करते हैं और मालेगांव शहर की आवाम भी करते हैं। लेकिन मालेगांव शहर के अंदर VHP, बजरंग दल और ऐसे जातिवाद जितने संगठन हैं, उनके कार्यकर्ता गौवंश कायदे के आड़ में ये मालेगांव के अंदर जो कानून के मुताबिक जानवर आते हैं उनको रोकने का काम, कुरैशियों को मारने का काम, व्यापारियों को मारने का काम करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं। हम कल भी उनके खिलाफ थे, आज भी उनके खिलाफ और कल भी रहेगी। ये पुलिस का काम है, पुलिस ने चेक कर सकती कि जानवर कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि मुझ पर रोंगिया मुसलमान मालेगांव के अंदर 10,000 लोगों को मैं बसाने वाला हूं। मैंने बोला जब बर्मा के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था तो बांग्लादेश के अंदर वो भागकर चले गए, कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर आ गए और पूरे दुनिया के अंदर बर्मा के ख़िलाफ़ में एहतजाज हो रहा था, बर्मा हुकूमत के ख़िलाफ़ में। तो उस वक्त तो मालेगांव में एहतजाज हुआ और मैंने भी ये बात कहा था कि 10,000 मुसलमानों को हम यहाँ पर बसाएंगे, रोहिंग्या मुसलमानों। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अगर हमको इजाज़त देगी तो हम बसाएंगे, और ना उन्होंने इजाज़त दी और ना हमने बसाए। और जो मुझे कत्ल करने का जो धमकी दी गई कि मुंबई के अंदर आ और मुंबई के अंदर हम तेरा कत्ल करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो धमकी दी, लेकिन ये भी उन्होंने धमकी दी कि हिंदुस्तान की कोई भी पुलिस एजेंसी बचा नहीं सकती मुझको। यानी उनको खुला पुलिस एजेंसियों को और सरकार को चैलेंज उन्होंने किया। और इतनी बड़ी बात अगर वो लोग बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा शक है कि सनातन संगठन और अबुनो भारत से कहीं इनका कनेक्शन तो नहीं, कहीं इनका आशीर्वाद ये दोनों संगठन का इन दोनों लोगों पर तो नहीं है, मच्छिंद्र सिड़के और जतेंद्र आचार्य के ऊपर।
और मुझे शक है कि ये दोनों संगठनों ने पूना के अंदर भी सेकुलर लोगों का कत्ल किया और मालेगांव में अभिनव भारत ने ब्लास्ट करके मुसलमानों का कत्ल किया। और ऐसे लोगों से अगर इनका संपर्क हो सकता है, पुलिस ने इसकी जांच करना चाहिए। और इसीलिए इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए, जांच होना चाहिए। और अगर जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, अब्दुल लतीफ़ बागबान और बाकी गफ्फार भाई और हमारे लोगों ने जो FIR नोंद करवाया है मालेगांव में, मैं मालेगांव पुलिस से ये कहना चाहूँगा कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मच्छिंद्र सिड़के, जितेंद्र आचार्य, उनको अरेस्ट करें। और 15 तारीख तक पुलिस ने अगर अरेस्ट नहीं किया तो 16 तारीख को 3 बजे एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के ऊपर हम लोग और कांग्रेस पार्टी के हम कार्यकर्ता पुरअमन अनोखा एहतजाज करेंगे। इस बात का आज ऐलान किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब से जनता जवाब न्यूज़ की खास मुलाकात। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आज हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल सर आपसे कि आज के इस दौर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का किरदार क्या है, उसकी भूमिका क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानान हिंद की तामीर और तरक्की, उनकी इस्लाह और क़वानीन शरीयत की हिफाजत का काम कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गुज़िश्ता 45 बरसों से इस बात के लिए कोशां है कि इस मुल्क में दीन और शरीयत महफूज रहे। और अगर अदालत से कोई ख़िलाफ़ शरीयत फ़ैसला आता है या कोई कानून शरीयत के ख़िलाफ़ बनाया जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसमें मुनासिब तरमीम और तब्दीली की कोशिश करता है और अल्हम्दुलिल्लाह कि इन कोशिशों में वो पूरी तरह कामयाब है। मुल्क के मौजूदा हालात में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस सिलसिले में पूरी तरह काम कर रहा है। और अभी ताज़ा मसला जो तलाक़ सलासा बिल की शक्ल में आया है, जिसे आम तौर पर 3 तलाक़ बिल कहा जा रहा है, असलन उसका नाम मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन बिल है। इस बिल के सिलसिले में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना स्टैंड वाज़ेह किया है कि ये शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और दस्तूर हिंद के भी ख़िलाफ़ है, IPC की दफ़ात के भी ख़िलाफ़ है और ख़ुद मुसलमान औरतों की मुश्किलात में इजाफ़ा करने वाला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करता है, ऐसा समझा जाए? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना ही है मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत के लिए, तो वो अपने दायरे ही में काम करता है। मौलाना, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से सोशल मीडिया से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काफ़ी एक्टिव है, तो सोशल मीडिया से जुड़कर क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे आप? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने दायरे को थोड़ा सा बढ़ाया है और सोशल मीडिया की जो अहमियत है और जो इस ज़माने में उसका फ़ायदा है, उसके पेश नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये फ़ैसला किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कारकर्दगी को लोगों तक पहुँचाने के लिए और जो इस्लामी शरीयत के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में गलतफ़हमियाँ फैलाई जा रही हैं, उनको दूर करने के लिए और मुसलमानों की इस्लाह का पैगाम ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। सोशल मीडिया से जुड़ कर के मौलाना किन एक्टिविटीज़ के ज़रिए से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम करेगा? सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ ज़राए पर अभी फ़िलहाल ऑफिशियल अकाउंट बनाया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ट्विटर पर और फेसबुक पर और टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। और इसके ज़रिए से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मामलात पर, बर्निंग इशूज़ पर और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुतल्लिक़ मामलात मुल्क में उठाए जाते हैं, उन पर हम अपना स्टैंड जल्द वाज़ेह करें और लोगों तक बात पहुँचाएँ। इसी तरह एक बहुत बड़ा काम इस्लाह मुआशरा का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए से उसको भी मजबूत करने की कोशिश की जाएगी।
कोई एक मैसेज जो लोगों को देना चाहेंगे, वो लोग जो आपको देख रहे हैं? सोशल मीडिया के ज़रिए जो काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करना चाह रहा है उसमें तमाम मुसलमानों की मदद की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करूंगा मुसलमान भाइयों और बहनों से कि वो बड़ी तादाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोशल मीडिया डेस्क से जुड़ें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ को हर घर तक, हर फर्द तक पहुंचाने में हमारा ताउन करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 15 फरवरी को मालेगांव में महिलाओं की पुरअमन एहतजाजी रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया ऐलान। अलग अलग संस्थाओं और तंजीमों के लोगों ने दिया अपना समर्थन। जमीयत-ए-उलमा मालेगांव इस बात को महसूस करती है कि जब मुल्क के दीगर इलाकों में ख़वातीन का खामोश एहतजाजी जुलूस निकला तो जिस दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मशवरती मीटिंग थी उस दिन जमीयत-ए-उलमा मदनी रोड की भी जो है एक मशवरती मीटिंग इसी उन्वान को लेकर की थी। लेकिन जब ये खबर हम लोगों तक पहुंची तो हमने अपनी मीटिंग मुलतवी की और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मीटिंग में शरीक होकर के हमने मुकम्मल हिमायत देने का फैसला किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के सिलसिले में उठाए जाने वाले हर कदम की हमारी जमात पूरी तरह से पुरजोर तरीके से तारीफ करती है। और 15 फरवरी को जो ख़वातीन का खामोश एक जुलूस निकाला जा रहा है उसके लिए भी मैं मेरी जमात की तरफ से पुरजोर तारीफ और हिमायत करता हूँ। और इंशाअल्लाह जब कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के सिलसिले में कोई भी कदम उठाया जाएगा उसमें हमारी आपके लिए भरपूर तारीफ और मदद शामिल होगी। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान और मालेगांव शहर के एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 15 फरवरी को ख़वातीन का जो मोर्चा निकालने की बात की जा रही है, मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एमएलए और मेयर साहब की जानिब से हम उसकी भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं और आगे भी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी तहरीक का ऐलान करेगा मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी उसके साथ रहेगी। इसके अंदर हमारी पार्टी का मुख्य साहब का यही है कि इसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सर उन्हें एक पब्लिक मीटिंग में ये बात करें और इसी तरह से हम मुसलमान होते हुए मालेगांव शहर के भी जो मुस्लिम बोर्ड फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। सुन्नी अशरफ अकेडमी और मोहतरमुल मुकाम हाजी ज़हीर साहब, सदर अशरफिया फाउंडेशन, हम हमारे दोनों अदारों की जानिब से इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 15 फरवरी को ख़वातीन इस्लाम और सेकुलर जहन रखने वाली दिगर ख़वातीन के साथ जो जुलूस खामोश निकालने का ऐलान हुआ है, हम इंशाअल्लाह ताला ताईद और हिमायत के साथ साथ हमारे घर की ख़वातीन भी उसमें शामिल रहेंगी और हम उसकी मुकम्मल ताईद और हिमायत करते हैं। मैं इस वक्त जमीयत-उल-उलमा मालेगांव दफ्तर वाक़ा सुलेमानी चौक की जानिब से बहैसियत नुमाइंदा बनकर आया हूँ। इससे पहले भी हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ के तमाम प्रोग्रामों की तायद किए हैं और आज भी हम सदर व अरकान जमीयत-उल-उलमा मालेगांव सुलेमानी चौक की जानिब से तायद करते हैं और इस बात का यकीन दहानी कराते हैं कि इंशाअल्लाह इस पुरअमन मोर्चे के सिलसिले में जो कुछ भी जिम्मेदारियाँ हम लोगों की ज़िम्मा दी जाएगी हम उसका बहुत खूबी अंजाम देने की कोशिश करेंगे और अपने ज़रिए से इसको मज़ीद मुस्तहकम पहुँचाने के लिए, मजबूत करने के लिए अपील भी करते रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिंदुस्तान भर में जो ख़वातीन के एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है, मुकामी सतह पे मौलाना उमरैन ने जो ऐलान किया है, मैं मरकज़ी सुन्नी जमीयत-उल-उलमा अदारे इब्राहिम कदीरी अशरफी फाउंडेशन की तरफ से उसकी मुकम्मल तायद और हिमायत करता हूँ और शहरियान से, हर मसलक के लोगों से मेरी एक गुजारिश होगी कि अपने इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रखते हुए शरीयत में मुदाखलत की जा रही है उसके बारे में हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। इस्लाम बानी सदर और सूफी गुलाम रसूल कादिर साहब की जानिब से नुमाइंदे के हैसियत से हाजिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कुछ प्रोग्राम बनाया है, तहरीक की का आगाज़ किया है, हम उसकी भरपूर तायद और हिमायत करते हैं और इंशाअल्लाह उस तहरीक में शाना मसाला शामिल है। फिल्म राइटर और ड्रामा आर्टिस्ट नईम एजाज से खास मुलाकात, जानिए कैसे तय किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आज हमारे साथ मालेगांव शहर की वो शख्सियत मौजूद है जो आज मालेगांव शहर का नाम
फिल्मी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में मशहूर और मारूफ कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब नईम एजाज साहब से, जिन्होंने स्टेज से शुरुआत की, स्कूली ड्रामे से शुरुआत करके आज इन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना एक नाम पैदा किया है, साथ ही साथ मालेगांव का नाम भी ये रोशन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जनता जवाब न्यूज़ में। मैं नईम एजाज साहब के बारे में बता दूं, इन्होंने कई हिट फिल्मों में अपनी कहानियां, अपनी राइटिंग वर्क किया है, जैसे खिलाड़ी, जिगर, जानम समझा करो और रक्षक, इंसान और छोटे सरकार, क्रोध, ये सब सुपर हिट फिल्में हैं जो बॉलीवुड की जो सुपर डुपर हिट मानी जाती है। उसके बाद टीवी सीरियल हिना और हंसना मत, करिश्मा वगैरह जैसे बड़ी बड़ी इन्होंने सीरियल्स जिन्होंने कई सालों तक टीवी पर राज भी किया है। सर ये आप ही की सब देन थी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जनता जवाब न्यूज़ में। उसी के साथ मालेगांव में, क्योंकि मालेगांव में सर आपका ये पब्लिक से मैं समझता हूँ एक मेरे थ्रू जनता जवाब न्यूज़ के थ्रू पहली बार रिलेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल में, आपकी पूरी ज़िंदगी अब तक की जो है ड्रामे से, आपने स्कूली ड्रामे से शुरुआत की, मैंने ऐसा सुना है आपके बारे में, और आज आप इस मकाम पर हैं, अब तक का सफ़र आप बताइए सर। मेरी पैदाइश मालेगांव शहर की है एंड ATT हाई स्कूल का मैं तालिब इल्म रहा हूँ। शुरू से ही कहानियाँ लिखने का शौक़ रहा। उस ज़माने में जब अखबारात इनकलाब उर्दू टाइम्स, ये दो अखबारात बहुत मशहूर थे, तो उस वक्त मुंबई से हमारी कहानियाँ छप कर अखबारों में आती थी। उस वक्त हम लोगों ने मुंबई का चेहरा भी नहीं देखा कि शहर कैसा है। उसके बाद जो है ड्रामों का शौक़ एक पैदा हुआ, स्टेज पर काम करना और ड्रामों का एक शौक़ पैदा हुआ। तो उस शौक़ से हम लोगों ने मालेगांव में ड्रामे शुरू किए एंड ड्रामे बड़े अप्रिशिएट हुए, बहुत लाइक हुए, ख़ासतौर से डायलॉग बड़े सराहे गए। तो कुछ मालेगांव में ऐसे फेमस ड्रामे हैं जिनको आज भी यहाँ मालेगांव के लोग याद करते हैं, जिसमें सर्जन, आज का मजनू, नाखुदा, ये ड्रामा मौजूद है। तो ATT हाई स्कूल ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने हमें आगे किया, हमें पुश किया, हमको बहुत अप्रिशिएट किया। यहाँ से फिर हमने सीधा मुंबई का रुख कर लिया फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्में लिखने का शौक़ था। फिल्मों से बड़े हम लोग मुतासिर भी थे और कहीं ना कहीं हमारे ड्रामों में झलक भी जो फिल्मों की थी। वहाँ हम गए और ये बात बड़ी जग जाहिर है कि वो बड़ा ही टफ सा, बड़ा ही मुश्किल मैदान है। उस ज़माने में वहाँ पर बड़े बड़े राइटर्स राज कर रहे थे, सलीम जावेद, कादर खान, के सिंह, ये वो राइटर्स हैं जिनके साथ जिनकी फिल्में रिलीज़ होती थी और गोल्डन जुबली होती थी। ऐसे राइटर्स की भीड़ में जाकर अपना एक नाम और अपना एक मुकाम पैदा करना एक आसान काम नहीं था, मुश्किल था सर, बड़ा मुश्किल काम था। हमारी मुलाकात अब्बास मुस्तान से हुई। अब्बास मुस्तान ने जब हमारा लिखने का तौर तरीका देखा, उनको चीज़ बहुत अच्छी लगी और फिर एक फिल्म ने जन्म लिया जिसका नाम था अग्निकाल, जो आज अब्बास मुस्तान की एक पहली फिल्म कहलाती है, हमारी भी पहली फिल्म कहलाती है। देखा जाए तो अब्बास मुस्तान ने हमें जो है पुश किया, आगे ब्रेक किया। अग्निकाल बड़ी पसंद की गई फिल्म। उन दिनों अक्षय कुमार फिल्मों के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे हीरो बनने के लिए, और उनकी कुछ फिल्में आ भी रही थी, लेकिन कोई फिल्में ऐसी अप्रिशिएट नहीं हो रही थी। खिलाड़ी कहानी का जन्म हुआ, टाइटल हमने खिलाड़ी दिया, उसमें अक्षय कुमार आए। काम बहुत लाजवाब उन्होंने किया फिल्म में, एक्शन सीक्वेंस और सब सारी चीज़ें। फिल्मों की जो सारी चीज़ें जो लवाजमात फिल्मों में बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो है मौजूद थी। एंड अक्षय कुमार की वो पहली हिट गोल्डन जुबली फिल्म कहलाई खिलाड़ी, जो हमारी लिखी हुई है, और वहीं से अक्षय कुमार आज तक खिलाड़ी कुमार कहलाते हैं। खिलाड़ी को यानी खिलाड़ी बनाने वाले। बिल्कुल। उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, फिर बड़ी बड़ी फिल्में हमारे साथ आई। राजकुमार, धर्मेंद्र, मिठू चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, महमूद साहब, प्राण साहब, उस ज़माने के जितने लीजेंड एक्टर थे, सब ने हमारे साथ काम किया एंड उनके साथ हमारी फिल्में रही। फिर हम सलमान खान के साथ हमने जानम समझा करो फिल्म की। उन दिनों राजकुमार संतोषी बहुत फॉर्म में थे, उन्होंने हमारे काम को बहुत अप्रिशिएट किया। राजकुमार संतोषी के साथ हमने काम किया।
फिर आपने टीवी सीरियल्स भी की? जी बिल्कुल। फिर उस ज़माने में एकता कपूर ने, आज जो एकता कपूर आज इतने बड़ी बालाजी टेलीविज़न जो इतना फेमस है, उस ज़माने में जितेंद्र साहब जो हमारे साथ एक फिल्म कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी से मिलिए, मेरी बेटी टेलीविज़न के लिए कुछ करना चाहती है। तो हम तो टीवी आर्टिस्ट थे नहीं, फिर भी हम लोग वहाँ चले गए। तो हमने देखा कि ये एक दौर अब टीवी का जो आने वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त दौर आने वाला है, इसमें भी कुछ किया जाए। हमने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न का जन्म हुआ, उसमें CID, बूगी वूगी, ये 2 प्रोग्राम उनके, और एक हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम था हीना, जो मुस्लिम सोशल शो था। इसमें उर्दू ज़ुबान को ख़ास तौर से हम लोगों ने काफ़ी इसमें इसका ख्याल रखा था, और बैरूनी मुल्कों में भी ये टेलीविज़न बड़ा मशहूर हुआ। ये मुसलसल 5 साल चला, जिसने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न का पूरा रुख ही मोड़ दिया था इस सीरियल में। उसके बाद कादर खान साहब और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे, इन्होंने टीवी का रुख करना शुरू किया। उधर अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में बिजी हो गए। कादर खान साहब को हमने स्टार प्लस में लेकर आए, हसनामत एक शो था उनका कॉमेडी। फिर करिश्मा कपूर आई। इस तरह हॉलीवुड के जो, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार हैं, उन्होंने टीवी का रुख किया। तो उस ज़माने से हम टीवी में घुस गए। सर, आपको ड्रामों में यानी कि एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और एक नयापन के लिए भी आपको आपका नाम याद किया जाता है? जी बिल्कुल, इसके बारे में? जी बिल्कुल। मालेगांव में आज से 30 साल पहले जो ड्रामे होते थे, वो फ्लैट ड्रामे होते थे, मालेगांव की ज़ुबान के ड्रामे होते थे। हमने उन ड्रामों में एक कहानी लाई, एक उसको कहना चाहिए कि फिल्मीपन जिसको कहते हैं, फिल्मीपन दिया, क्योंकि फिल्म एक आज की तारीख में आज भी एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है। अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो हमारी ऑडियंस को अच्छा लगता है। वो फिल्मीपन हमने म्यूज़िक दिया, उसके अंदर लाइट इफेक्ट दिए। हालांकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कैमराज इतने अच्छे थे, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, कुछ भी नहीं था उस ज़माने में। तो हमने वो मालेगांव में जो है वो जिद्दत ड्रामों के अंदर लाए। वहाँ से फिर मालेगांव में जो ड्रामे शुरू हुए, उन्होंने फिर उस टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया। सर, अब नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी इन दिनों हमारी जो मसरूफियत है राइटिंग के साथ साथ, एक मसरूफियत ये है कि अब हमने प्रोडक्शन हाउस में कदम रख दिया है और अब हम अपनी खुद फिल्में बनाना चाह रहे हैं। और प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ वेब सीरीज़ जो आज यूट्यूब के ऊपर धूम मचा रहा है, अब हमारा मेन काम है वेब सीरीज़ में घुसना और वेब सीरीज़ में अच्छी अच्छी चीज़ें देना, क्योंकि अब ये मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई जो मोबाइल में देख रहा है, सिनेमा हॉल हाथ में आ चुका है। तो वेब सीरीज़ के ज़रिए अब हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हम अपना प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, हम राइटिंग में जो हमारा एक ऑब्जर्वेशन और वो सब सारी चीज़ें भी है, और हम चाह रहे हैं कि वेब सीरीज़ में हम एक नया कदम आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। हम यही दुआ करते हैं सर आप इसी तरह से नाम कमाएं, मालेगांव शहर का नाम रोशन करें और अपने मकसद में कामयाब। मालेगांव के इस्लामपुरा के कामली जुनैद MBBS में फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए कामयाब। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्तों के साथ पूरे मालेगांव वासियों का किया शुक्रिया अदा। आज हमारे साथ मौजूद है कामली जुनैद मोहम्मद रफ़ीक साहब, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मुंबई से MBBS पास किया। ये मालेगांव के नौजवानों के लिए मशाल राह बनकर आज हमारे सामने उभरे हैं मालेगांव में। सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जनता जवाब न्यूज़ की जानिब से। सबसे पहले आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपने ये जो पूरा सफ़र आपका MBBS तक का किस तरह से तय किया? शुक्रिया बहुत बहुत। मैं कामली मोहम्मद जुनैद, मैं मतलब जब यहाँ पर था 12th स्टैंडर्ड में, वहाँ पर भी मतलब मालेगांव में फ़र्स्ट आया था और मैं नीट के लिए बहुत मेहनत किया था। तो नीट ने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है तो नायर मुंबई का कॉलेज मिला था और मैं वहाँ पर भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में हर ईयर में मतलब 70 अबव या 74-75% मुझे मिला है 4 साल में। और मेरा आगे का जो प्लान है ये है कि मतलब मैं MD करना चाहता हूँ जनरल मेडिसिन से। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे माँ बाप का और मेरे रिश्तेदारों का, मेरे दोस्तों का, जूनियर और सीनियर का, जिन्होंने मुझे हर मकाम पर मेरी मतलब मदद फरमाई और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए और दुआगू रहें ताकि मैं और आगे जा सकूँ। असातिज़ा किराम ने भी काफ़ी आपको यहाँ तक पहुँचाने में मदद
मेरे जो असातिज़ा कराम हैं शुरू से ही जो मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक और जो मतलब जूनियर कॉलेज वगैरह में हैं और जो अभी टीचर्स ने जिन्होंने मुझे मतलब पढ़ाया है उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि उनके बिना ये मतलब मुमकिन नहीं था कि मैं इस मुकाम पर पहुँच सकूँ। ये खबर मिलने के बाद लोगों की मुबारकबाद भी आ रही होंगी आपको कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए, उसके बारे में? जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैं मतलब ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट में 70% ले आया हूँ और इस स्टेज पर मतलब पहुँच गया मैं। क्योंकि जो MBBS का एग्ज़ाम होता है वो बड़ा ही मतलब टफ़ एग्ज़ाम होता है और जो मतलब प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उनमें मतलब ऐसा रहता है कि कुछ आइडिया नहीं रहती है क्या करना है। तो मतलब हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी, कई रातों को मतलब जाग कर हम लोगों ने एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन रहते हैं वो किया था, बहुत मेहनत की थी। तो मैं इस अचीवमेंट पे मतलब बड़े ही खुश हूँ। लोगों ने आपको घर पर आकर मुबारकबाद दी? हाँ, बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरे घर पर व्हाट्सएप वगैरह पर और फेसबुक पर मुझे बधाई दी और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ आसिफ भाई का कि जिन्होंने आकर मुझे मतलब यहाँ पर मेरी हौसला अफजाई की और मुझे मतलब बधाई दी, तो मैं बड़ा खुश हूँ। लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, वो नौजवान जो आज आपकी जो पढ़ रहे हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? मैं चाहता हूँ कि जो अपने नई नस्ल आ रही है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें और जो दीगर जो चीज़ें हैं उससे मतलब बचे रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो अपना पढ़ाई में यूटिलाइज़ करेंगे तो मतलब वो काफ़ी आगे जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो मालेगांव में टैलेंट बहुत सारा है, लेकिन उसका मतलब अच्छी से यूटिलाइज़ करेंगे तो आगे जाएंगे। सर आज आपके जो लड़के हैं जुनैद साहब, उन्होंने MBBS पास किया है, सर क्या महसूस कर रहे हैं आप इस मौके पर? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम और इकराम है हम पर, अहले खाना पर, कि हमारा अपना बच्चा जो है वो आज MBBS किया। और ये मैं इसको शुरू से ही जो है KG से और पहली से तहरीक देता रहा और इस पर बहुत ध्यान दिया। ये बेचारा जो है हमेशा मेहनत किया और आगे एक नंबर से जो हमेशा कामयाब हुआ। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ी गाइडेंस की, हमने उसको गाइडेंस ही दिए। हमारे अपने भाई हैं और ये लोगों ने भी जो है गाइडेंस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तालिबे इल्म की दिलचस्पी और अहले खाना की तवज्जो ये रही तो बच्चे जो है वो काफ़ी आगे जाते हैं और अपना जो गोल है उसको अचीव करने में उनको आसानी होती है। तो तालीम दरअसल अगर डॉक्टर बन जाना ही कि एक वो नहीं है। मैंने इनको कहा है कि अपने कौम की और समाज की जो है वो खिदमत करना है, तो अल्लाह ताला जो है इस मंजिल तक पहुंचाया। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि हमेशा जो है आगे इसकी ज़िंदगी में वो कामयाब और कामरान रहे। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जवाब न्यूज़। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमसे संपर्क करें। अगर आपने मालेगांव शहर के पहले हिंदी न्यूज़ चैनल जनता जवाब न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक न्यूज़ पहुंचे सबसे पहले। जनता जवाब न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात और जाहिरात के लिए इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ 10 सेट बॉक्स के चैनल नंबर 192 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। देखिए सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।